नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो अभी सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए ओला इलेक्ट्रिक का अगर मैं ऑफ़िशियली वेबसाइट ओपन करूँ तो आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया, हाल ही में फ़िलहाल के लिए कंपनी जो बाइक्स है, ई-बाइक्स है, वो मार्केट में लॉन्च किया। और इस तरीके से बाइक्स लॉन्च करने का जो मेन उसका टारगेट था कि जब मार्केट में शेयर भी लिस्टिंग होगा, उसके बाद भी इस ओला बाइक को भी वो लॉन्च करेंगे। तो वो टारगेट ओला ने करके दिखाया, कर यहाँ पे कम्पीट भी किया। अभी एक दिक्कत इस ओला के ऊपर है। ओला का दिक्कत यही है कि कंपनी एक बिज़नेस के ऊपर टिके हुए नहीं है। कंपनी अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर बिज़नेस कर रहा है, जो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि ओला एक स्टार्टअप है, आप सभी जानते हैं। स्टार्टअप में आपको कभी कभी भी प्रॉफ़िट देखने को नहीं मिलेगा फर्स्ट टाइम में। क्योंकि कंपनी की जो हालत आप देख सकते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफ़िट क्या है? कंटीन्यूअसली लॉसेस में है। कंपनी के रेवेन्यूज़ क्या है? कंपनी के रेवेन्यूज़ कंटिन्यूअसली जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। 1200 से लेकर 1500 से लेकर 1600 का 1600 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी उससे ज़्यादा कर बैठे। अभी एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का मटेरियल कॉस्ट में, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक बाइक्स है, तो जहाँ पे जो मान के चलिए नॉर्मल कोई पेट्रोल का बाइक्स होता तो वहाँ पे जो ईवी मतलब बैटरीज़ का जो एक्सपेंस है वो मतलब ज़ीरो हो जाते। तो यहाँ पे इस जगह पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैटरी से इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है और मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से एक्सपेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते कंपनी का कॉस्ट थोड़ा-सा घट चुके हैं। मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में चला गया और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला गया। अच्छी बात ये है कि कंपनी खुद के नेट प्रॉफिट को धीरे-धीरे करके कम करता हुआ देखने को मिले। अगर इसी डेटा में साल भर के देखूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के लॉसेस को बढ़ाते चले जा रहा है। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कंपनी भाग क्यों रहा है? देखिए सेम टू सेम हालत आपको ज़ोमैटो के ऊपर देखने को मिला था। ज़ोमैटो भी जब लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कुछ दिन रॉकेट की तरह भाग रहे थे, उसके बाद बिग क्रैश हुआ। बिग क्रैश मतलब आप सोचिए कुछ इस लंबा तरीके से क्रैश हुआ था, अराउंड 60 टू 70% क्रैश हो गया था। और सेम टू सेम हालत इस ओला के ऊपर भी आपको जल्द से जल्द इसी तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% होगा करके, तो जितने सारे स्टार्टअप मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तो सारे कंपनीज़ के इस तरीके से हालत देखने को मिला है। हाँ, जो स्टार्टअप लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, तो जो स्टार्टअप लॉस मेकिंग है, जो मार्केट में लिस्टिंग है, उसका हालत आज इस तरीके से है। हाँ, ये बात सही है कि कंपनीज़ के ऊपर जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट का थिंकिंग कुछ अलग-अलग है। फिर भी ओला एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी 38% के आसपास मार्केट शेयर लेके रखा है और टू व्हीलर मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 3% के आसपास मार्केट शेयर इसी के पास है। तो जो ग्रोथ है इस कंपनी का वो बहुत ग्रोथ यहाँ पे स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर डेटा को आप समझिए, ओला का जो अलग-अलग प्रोडक्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किसको बेच रहा है? सबसे ज़्यादा कौन-सा प्रोडक्ट बना रहा है? टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। उसके साथ-साथ कंपनी के देखिए अदर्स कुछ बिज़नेस है, साथ ही साथ अ, आप देख सकते हैं वेंडर होल्डिंग्स चार्जेस से कंपनी पैसा कमाते हैं, परफॉर्मेंस अपग्रेड के ऊपर पैसा कमा रहा है, साथ ही साथ जो स्पेयर पार्ट्स है उसके ऊपर पैसा कमा रहा है। तो कंपनी की जो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यूज है वो यहाँ पे मतलब स्ट्रांग तो है, कम फिर भी कंपनी की जो बिजनेस है वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड करने के कारण कंपनी लॉस मेकिंग बन चुके हैं। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी का फोकस होता तो कंपनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाती। तो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर फोकस रखे हैं। कोई भी स्टार्टअप अलग-अलग प्रोडक्ट के ऊपर फ़ोकस जब रखते हैं, तो उसमें एक स्टार्टअप के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे मतलब क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाते हैं। क्या वो रिकवरी कर पाएँगे? क्या वो प्रॉफ़िटेबल हो पाएँगे? तो मैं यही कहूँगा कि ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर जो लोग देखकर खुश हो रहा है कि चलो कंपनी लिस्टिंग होने के बाद रॉकेट बन रहा है, तो हम भी इस रॉकेट के ऊपर चढ़ जाएँ, तो मुझे लगता है आपको बुरी तरीके से पिटाई हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल बने, ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बीच में एक कैंडल बना था। जब भी उस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया तो अपसाइड में गया। उसी तरीके से फिर से एक बार एक कैंडल क्रिएट हो रहा है। तो मुझे लगता है जो साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड में जाने का चांसेस रहेगा। तो आप कहेंगे कि सर आपके पास क्या ओला इलेक्ट्रिक का कोई होशियार है? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी इस कंपनी के ऊपर आज तक कोई भी होल्ड मतलब बाइंग नहीं किया, क्योंकि मुझे लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर तो बाय नहीं करना है पहली बात।
दूसरी बात, कोई भी मुझे पैटर्न्स भी नहीं दिखा जिसके कारण मैं काम करूँगा, क्योंकि अगर पैटर्न्स के बेसिस में बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बने, जो रेंज निकल के आ रहा है 45% के आसपास। क्या नीचे लेवल में टच करने के बाद मैं एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है नीचे आने के बाद एक बड़ा फॉल और भी हो सकते हैं। जिस तरीके से ज़ोमैटो का हालत हुआ था, उसी तरीके से हालत इसका भी देखने को मिल सकता है। चलो एक बार ज़ोमैटो का भी चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जब ज़ोमैटो लिस्टिंग हुआ था तब इसका हालत क्या था? आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। ज़ोमैटो तो आज प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कंपनी है, पहले क्या बना था? देखिए लिस्टिंग होने के बाद देखिए इसका भी पॉजिटिविटी देखने को मिला था। उसके बाद देखिए बिग क्रैश। बिग क्रैश मतलब कोई छोटा-मोटा क्रैश नहीं है। ओवरऑल टॉप लेवल से अगर मैं काउंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 75% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया था। तो इसी तरीके से स्टार्टअप का हालत होता है, तो आप संभल कर सोच कर काम करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको पिटाई अगर देंगे तो बुरी तरीके से पिटाई आपका देने वाला है। तो जो लोग ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार डिसीजन लेने से पहले कुछ भी आपके एडवाइजर के साथ बातचीत कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो नहीं है। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी के पास डिपॉजिट है पीएससी बैंक के हिसाब से, वो है पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि सेक्टर वाइज बात करूँ तो आप देखेंगे तो स्टेट बैंक के ऊपर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नाम तो दिखेगा, मगर उससे भी ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड पोजीशन में है, मगर डिपॉजिट के हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा है। और इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा घोटाला भी देखने को मिला, क्योंकि बैंक के ऊपर घोटाला होने के पीछे बहुत सारे रीज़न भी है। और बैंक का जो एनपीए है वो बुरी तरीके से पिटाई हो गया था। बैंक का एनपीए 5% तक चला गया था। आज तो उसको रिकवरी किया है, मगर एक टाइम कंपनी का 5% के आसपास एनपीए हुआ करता था। एक बार मैं चलो उसको दिखा भी देता हूँ आपके सामने, पेश भी कर देता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, एक टाइम कंपनी 5.78% के आसपास एनपीए हुआ करता था, और अभी धीरे-धीरे करके वो कम होकर 0.73 के आसपास आ चुके हैं। और इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उससे भी कम एनपीए देखने को मिला, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ एसेट सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिला। जो मुझे बेस्ट लगा इस कंपनी का वो है सीएआर परसेंटेज, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो किसी भी बैंक के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और वो भी 11% के ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो 15% के ऊपर है, मतलब ठीक ठाक ही है। अभी दिक्कत वाला बात कहाँ पे है, वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। अभी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ क्यों गया? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी हमेशा कहा जाता है कि 3-3.5% के नीचे हो तो ठीक ठाक माना जाता है। यहाँ पे तो 4.5% के ऊपर है। तो इतना कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्यों बढ़ गया? उसके पीछे मेनली जो रीजन है वो है इस कंपनी के जो मतलब कासा रेशियो। आप देखेंगे कासा रेशियो क्या है, 40%। मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जो पैसा आ रहा है वो बहुत कम हो चुके हैं। मेनली पीएसयू बैंक में यही सबसे बड़ी बात होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में, और उस सेविंग अकाउंट के पैसे से ही बैंक खुद के पैसे को लोन, दूसरों को लोन देते हैं, और ज़्यादा इंटरेस्ट से पैसा कमाता है। यहाँ पे दिक्कत तो यही पे है कि कंपनी के जो प्रेशराइज है वो प्रेशराइज अभी भी कंटिन्यू है। तो उस प्रेशराइज को कंटिन्यू करने मतलब रिकवरी करने के लिए कंपनी को और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कासा रेशियो अगर घटते चले गए तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट से, तो उसका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि पीएनबी का जो फिलहाल के जो सिचुएशन है, क्वार्टरली जो सिचुएशन है, इस बार भी कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया और अच्छा खासा ग्रोथ भी किया। अब इसी कारण की वजह से पीएनबी के ऊपर जेफरीज ने एक टारगेट रखा ₹150 के आसपास। तो अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है ₹117 के आसपास। 150 मतलब करीबन-करीबन इस हाई लेवल तक इसका टारगेट रखा गया है। अभी मेरा पहले जो एंट्री था, पहले जो कप विद हैंडल पैटर्न्स बने थे, कप बने उसके बाद हैंडल पैटर्न बने। फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी इसी जगह पे होल्ड कर रहा है, और 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट भी कर रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा तो व्यू पॉजिटिव है, आपके क्या व्यू है ज़रूर कमेंट्स करना। और हाँ, इतने सारे मैं कंपनीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ये सारे मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस में मेरे व्यू के हिसाब से आपको आपके साथ सारे डेटा शेयर कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंपनी को अगर बाय सेल करना है, एक बार आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीएलएफ। देखिए डीएलएफ ने जिस तरीके से धमाका किया वो हर किसी को पता है कि डीएलएफ ने रॉकेट की तरह भागा कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस बहुत नीचे था। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कोविड के टाइम में इसका प्राइस था ₹125 के आसपास, और आज 950 के ऊपर चल रहा है। तो 125 से 950 तक मतलब सोचिए कितना बड़ा जर्नी किया। और इसी जर्नी के बीच में एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ था, एक बड़ा सा लंबा सा जर्नी के हिसाब से कप बने, और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल भी बने, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। कंपनी
अच्छा खासा जर्नी भी किया। 80% के आसपास यहाँ पे जर्नी भी देखने को मिला था। अब इस तरीके से जर्नी होने के बाद मैंने यहाँ पे एक डिसीजन लेने का तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। एक रेंज के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। अब इस रेंज के बेसिस में कुछ टाइम होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। बाकी आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है वो तो स्ट्रांगली यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स प्रॉफिट मिलाकर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लास्ट 12 मंथ में पॉजिटिव ग्रोथ किया। लास्ट 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत पॉजिटिवली ग्रोथ किया। जब सेल्स एंड प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो उस कंपनी में जर्नी फिर से एक बार होने का चांसेस बन सकता है। तो बाकी नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है HEG लिमिटेड। तो HEG लिमिटेड जो एक 7,700 करोड़ का कंपनी है। तो कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द 1:5 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग शेयर पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।